ओके, एज वी वर डिस्कसिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, अगर हमने हाइड्रोजन गैस को या किसी और गैस को भी जब एनर्जी देते हैं बाय सम मींस, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, एंड व्हेन दे कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट आर लोअर एनर्जी लेवल्स, दे emit द स्पेक्ट्रल लाइंस सीरीज है ना, कुछ उसमें कुछ वेवलेंथ हमें सडन वेवलेंथ आर ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले नोटिस किया था स्वीडिश स्कूल टीचर जे बामर, उसने देखा कि क्योंकि वो विजिबल लाइट उसको दिखी थी सबसे पहले ना, इट वाज इजी टू नोटिस। तो बामर सीरीज विजिबल रेंज में होती है। ही ऑब्जर्व्ड फर्स्ट सीरीज इन द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। दिस सीरीज इज कॉल्ड बामर सीरीज। देखो उसमें क्या होगा, जब एनर्जी दी तो फर्स्ट लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब वो 1 से 2 से 1 में आए। क्यों, ये एनर्जी डिफरेंस जो है सबसे कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये 1 है और ये 2 है ना। तो इसका एनर्जी डिफरेंस जो है सबसे कम है एज कंपेयर टू, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा बी केयरफुल। अगर हम बामर सीरीज की बात कर रहे हैं तो इसमें सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, फर्स्ट में नहीं आते, देखो सेकेंड में, थर्ड से जब सेकेंड में आएंगे तब जो है एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की वेव मिलेगी। क्यों, फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिफरेंस कम है, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ मैक्सिमम है ना। तो हाइड्रोजन अल्फा लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विच ऑब्टेन्ड, जिसकी वैल्यू होती है 56.3 नैनोमीटर, रेड के आसपास रहती है, रेडिश दिखेगा तुम्हें, ऑरेंज या रेडिश दिखेगा, बट रेड, उसने रेड एज्यूम किया उसको। और ये कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स किससे 3 से 2 में जाएंगे है ना। और हाइड्रोजन बीटा नेक्स्ट वाले में, जब तुम्हारा एन जो है नेक्स्ट ऑर्बिट, 2 तो फिक्स हो गया, इसका 2 में आना है। फार्मूला जो है बॉमन ने फार्मूला दिया ये वाला, ठीक है, यहां से देखते चलो, ये फार्मूला दिया 2 ऑर्बिट 2 में आना है, तो एन इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो अल्फा सीरीज मिलती है ना। एन इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो बीटा सीरीज मिलेगी, एन इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो गामा सीरीज मिलेगी, एंड सो ऑन। वायलेट देखो विजिबल रेंज में ये वायलेट है, ये ग्रीन है, ये रेडिश है। एट द वेवलेंथ डिक्रीजेस लाइंस अपीयर क्लोजर, जो स्पेक्ट्रम जो उसकी जो लाइन है ना, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होते जाएगा तो लाइंस कोइंसाइड होने लगेगी। इनिशियली एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो लाइन क्लियर दिखती है ना, जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम भी है, ये हाइड्रोजन अल्फा है, फिर काफी गैप है, देखो हाइड्रोजन बीटा गामा डेल्टा बाद में बहुत पास पास में आ गए, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी डिफरेंस कम होते चले जाएंगे, लाइंस बिल्कुल एनर्जी डिफरेंस कम होते जाएंगे, लाइन पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसने ये फार्मूला दिया था आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थोड़ी सी उसने कम दी थी, यहाँ पे कुछ 9.3 कुछ होगा, बट मैंने जो एक्चुअल वैल्यू वही लिख दी। तो हाइड्रोजन अल्फा कब मिलेगा, एन इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट नंबर तो कितना आएगा, ये देखो यहाँ से निकाल सकते, जो हमने वैल्यू लिखी है ना ऊपर, याद रखते हैं। एन इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो बीटा मिलेगा, 5 पुट करेंगे गामा, और 6 पुट करेंगे तो डेल्टा। 6 एंड डेल्टा एक जैसा दिख रहे हैं ना, डेल एंड 6। एन इनफाइनाइट पुट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ सीरीज, सीरीज लिमिट हो जाती है, वो सबसे कम वेवलेंथ मिनिमम होता है। इनफाइनाइट से इरिस्पेक्टिव ऑर्बिट 2 में, बामर सीरीज में 2 में आएंगे, ठीक है। तो सीरीज लिमिट, मिनिमम वेवलेंथ को सीरीज लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरे साइंटिस्ट ने वर्क किया, उन्होंने दूसरी मतलब सीरीज देखी। देखते नेक्स्ट वन इज लाइमन सीरीज। इसमें अल्ट्रावायलेट में रेडिएशन होता है, तो अल्ट्रावायलेट हमें दिखता नहीं है,
है ना, इसीलिए पहले ये नहीं, पहले विजिबल डिटेक्ट हुआ, बाद में अल्ट्रावायलेट डिटेक्ट हुआ। याद रखना भी आसान है, LUV, लाइमन में अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो उसमें जो है इनर मोस्ट ऑर्बिट 1 में आएंगे, सारे 1 में आएंगे। नेक्स्ट ऑर्बिट कौन सी रहेगी, n = 2 3 4, सेकंड से 1 में आ सकते हैं, थर्ड से 1 में आ सकते हैं, फोर्थ से 1 में आ सकते हैं, है ना। तो जब सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर पुट कर देंगे, है ना। एनर्जी डिफरेंस उसमें कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होता है, और सबसे कम होगा वो सीरीज लिमिट इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो एनर्जी डिफरेंस इज मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, वेवलेंथ इज मिनिमम। ज्यादा एनर्जी के फोटोन होते हो सीरीज लिमिट में, वेवलेंथ कम मीन्स मोर फ्रीक्वेंसी, लेस वेवलेंथ मीन्स मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी। तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं भाई, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटोन निकलेंगे, लेस वेवलेंथ के निकलेंगे। तो सीरीज लिमिट में मिनिमम लैम्डा होता है वो 912 आ रहा है, 91.2 नैनोमीटर। अपनी विजिबल कहाँ से स्टार्ट होती है, 400 नैनोमीटर से, हाँ है ना। ये देखो 91 ही है, अल्ट्रा वायलेट है ना, और मैक्सिमम कितने जा रहा है, 121 तक ही जा पा रहा है ना। तो ये सब अल्ट्रा वायलेट है, ये हमें दिखेंगे नहीं, इनको जो है डिटेक्ट करने के लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो लाइमन वाज द पर्सन हु कुड गिव दिस सीरीज कॉल्ड लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट। उसमें ना, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, रेशियो निकालो, है ना, इनका लैम्डा मैक्स या लैम्डा मिनिमम का रेशियो, देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे। बाकी सभी सीरीज में इंफ्रारेड मिलता है, तो पास्चन में इनर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड रहती है, और बाकी ऑर्बिट 4 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसमें एनर्जी डिफरेंस कम हो गया तो इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगा उसमें। ब्रैकेट में 4 है इनर मोस्ट, और आउटर जो है 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसमें भी इंफ्रारेड। पी फंड में भी इंफ्रारेड है, 5 है यहाँ पर, 5, और n कैन बी फर्दर नंबर 6 7 8 9 10, ऐसे पी फंड को याद रख सकते हैं। एफ है इसमें, और 5 इसका जो है इनर मोस्ट ऑर्बिट 5 लिया जाता है, 5 भी एफ से स्टार्ट होता है ना। तो जैसे ये लाइमन सीरीज में यहाँ पर है, बामर सीरीज में ये है, और बाकी सब जो है पास्चन एंड फर्दर लाइन स्पेक्ट्रम है ना, हमेशा वही मिलेंगे एक पर्टिकुलर गैस के लिए। तो नहीं तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस वाज नॉट फाउंड, है ना। बोस ने जो पास्टुलेट दिए थे कि भाई हमारी ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट होती है, उसमें उससे जब जंप करेगा दूसरी स्टेबल ऑर्बिट में जाएगा तो हमेशा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही मिलेगी, कोई भी वेवलेंथ नहीं मिलेगी किसी भी गैस में। तो वेवलेंथ देख के हम पता कर सकते हैं ना, किसी स्टार से कुछ आ रहा है एनर्जी, तो जो वेवलेंथ मिसिंग है इसका मतलब वहां पे वो गैस है, वो गैस उसको ऑब्जॉर्ब कर रही है, अर्थ पे आने नहीं दे रही। अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, रेडी अब्जॉर्ब करके बाद में वो यहाँ पर जो मिल रही है हमें वो मिसिंग वेवलेंथ को, मतलब वहां पे वो गैस ने अब्जॉर्ब कर लिया है, तो उससे पता लग जाता है पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्लेनेट पे या पर्टिकुलर स्टार में कौन कौन सी गैसेज हो सकती है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एनर्जी लेवल्स देख ले, इस फार्मूले से एनर्जी लेवल बना सकते हैं हम, n = 1 पुट कर दो तो ग्राउंड स्टेट का -13.6 आता है, n = 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट का -3.4, थर्ड ऑर्बिट का -1.5, बढ़ रहा है ना, माइनस की वैल्यू कम होती जा रही, बढ़ता है, सबसे मिनिमम है ये, आउटर ऑर्बिट में इंक्रीजिंग, इनफाइनाइट पे 0 है मैक्सिमम, 0 इज द मैक्सिमम ईयर, है ना, ये एक्साइटेड स्टेट्स है। तो ये तुम्हें काम आते, एनर्जी डिफरेंस निकाल के रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, आगे देखते ही हमें काम आएंगे ये वैल्यूज, एटलीस्ट 4 तक की याद, 4 तक की याद कर लोगे। ऑलराइट, जैसे ये क्वेश्चन है अभी, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज, है ना। तो पास्चन जो होता है उसमें ये पास्चन सीरीज में ये हमने सीखा अभी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, एन क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, है ना। शॉर्टेस्ट लैम्डा मिनिमम सीरीज लिमिट बोल सकते हैं, तो r/9 आ गया ये, तो लैम्डा मिनिमम इज
9 बाई आर की वैल्यू पुट कर दो रेडबर्ग कांस्टेंट की 1.097 इंटू 10⁻7, तो ये 820 नैनोमीटर इंफ्रारेड है, रेड से ज्यादा वेवलेंथ है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इस तरह की क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम्हें आर की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, कभी नहीं दी है तो तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी। 10⁻7 ही लर्न कर लो, बाकी तो 1.097 है, इससे थोड़ा फर्क तो आता ही है। मैक्सिमम निकालनी है तो n4 पुट कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर पूछते तो नेक्स्ट ऑर्बिट पुट करनी पड़ती है। थर्ड के बाद कौन सी है? 4 पुट करके सॉल्व करो तो इतना आता है। रेशियो पूछा है तो 16/7 आ जाएगा। आर के टर्म में रहने दो और डिवाइड कर दो, है ना। तो उसमें ये तुम्हें कौन सा है ये नंबर याद रखने पड़ेंगे, रेशियो में या मिनिमम या मैक्सिमम का रेशियो ऐसे पूछ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम बाय मिनिमम का 16/7 आ रहा है, इसमें r/9 आएगा और इधर देखो कितना आएगा 1/90 1/9 माइनस, तो ये कुछ आता है तुम्हारा 7/9 इंटू 16 और ये 1/9 था। r तो कैंसिल ही हो जाएगा, 9 चला गया, 16 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया। तो मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशियो 16/7 है इसमें पार्शियल सीरीज में। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं रेशियो में, क्योंकि आर गेट कैसे, आर की वैल्यू नहीं भी पता है कैंसिल हो जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, पहली वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, है ना। पार्शियल में 3, लाइमन में 1 है, बामर में 2 है, पी फंड में 5 है पहली वैल्यू, एन उसके बाद से स्टार्ट होता है ना 4 5 से। तो ये हम जो बहुत बात कर रहे थे 16/7 इसका। ये देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीआरटी बुक के। ये क्वेश्चन बाद में कर लेते हैं, एक टॉपिक और है इस चैप्टर का, वो फिनिश हो जाएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन में वापस आएंगे। देखो ये जो है ना, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जनरल फार्मूला कैसे है, उन्होंने अपने अपने साइंटिस्ट ने अपना अपना दिया, बट आया कैसे था वो एक्चुअल में ऐसे डिफरेंस ऑफ एनर्जी से निकालना पड़ता है वो, है ना। इनिशियल से फाइनल स्टेट में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी डिफरेंस का फोटोन निकलेगा, तो यहाँ पर HF लिखा, तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c/λ होता है, c को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये सब पूरा रेडबर्ग कांस्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था रेडबर्ग कांस्टेंट। ये फाइनल ऑर्बिट है, ये इनिशियल ऑर्बिट है। फाइनल जो है किस में आता है, लाइमन में फाइनल ऑर्बिट 1 होती, बामर में फाइनल ऑर्बिट 2 होती, है ना, इस तरह से। और इनिशियल उसके बाद की नंबर स्टार्ट हो जाती है, कुछ भी हो सकती है नेक्स्ट नंबर से। तो रेडबर्ग कांस्टेंट देखो ये ऐसा, तो उन्होंने अपने अपने नंबर दे दिए थे, है ना, ऐसे फार्मूले बना के दे दिए थे, बट एक्सटर्नल फार्मूला ये है ना। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ और बीच का सीरीज नहीं पूछे, है ना, ऐसा पूछा कि भाई 4th में से फर्स्ट में आया है ना कुछ, या 5th में से फर्स्ट में आया कुछ, है ना, तो फाइनल फर्स्ट पुट कर दो, इनिशियल 5th जो भी है, कुछ भी ऑर्बिट हो सकती है विदाउट मेंशनिंग द सीरीज। तो ये जनरल फार्मूला, फाइनल NF इज द फाइनल ऑर्बिट, NI द इनिशियल ऑर्बिट, इनिशियल ऑर्बिट नंबर। तो ये एनर्जी डिफरेंस से बनाया गया था, है ना, जो भी ऊपर पढ़ा ना हम लोगों ने, तो they have made it with the energy difference सॉरी, ठीक है। तो इसको ऐसा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव द आइडिया, कुछ पूछा जाता है इससे, है ना। बोर्स का थर्ड पोस्टलेट था ना, उससे उससे बनाया ये फार्मूला, जनरल फार्मूला। ये देखो जो सीरीज पढ़ी थी उसको ऐसे उन्होंने बुक में दिखाया हुआ है
है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं हायर ऑर्बिट से तो लाइमन सीरीज बनती है। ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं हायर ऑर्बिट से तो लाइमन सीरीज, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल 2 में आए तो बामर सीरीज, n इक्वल 3 में आए तो पास्टन, ब्रैकेट एंड पी फॉर लूपर। ठीक है, ऑलराइट। तो इसके एक डेरिवेशन बाकी है इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, डेरिवेशन पहले कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स विल कम बैक। तो ये तुमने डायग्राम देखा होगा कई बार, व्हाट इज दिस डायग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है इसमें बोर्ड में, देखो। डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो जो तुम्हारा सेकंड पोस्टुलेट था बोर का, उसने ही कुड नॉट प्रूव इट, बट उसने दिया था पोस्टुलेट, बट प्रूव किसने किया, डी ब्रोगली ने, है ना। उसको पूछा गया ये कैसे, क्या क्या लॉजिक है, तो ही कुड नॉट गिव दैट लॉजिक, बोले होती है ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, बट डी ब्रोगली वाज द जीनियस पर्सन। वो उसने जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी किया और उसको प्रूव भी करके दिखाया। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, वही ऑर्बिट रहेंगी स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें वो उसकी जो वेव्स है स्टेशनरी वेव्स बनाती है, नोड एंटी नोड, पूरी फुल बन गई ऐसे, है ना। तो अगर वो फुल बन गई तो वही ऑर्बिट रहेगी। ये नोड्स है स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी वेव्स पढ़ी थी स्ट्रिंग में, रोप में स्टेशनरी वेव्स पढ़ी थी, तो एनर्जी रेडिएट नहीं होती उसमें। वैसे इसने लॉजिक दिया कि इन 1923 डी ब्रोगली एक्सप्लेन दिस पजल। जो पजल थी ना, बोर सेकंड पोस्टुलेट वाज मोस्ट पजलिंग, तो आफ्टर 10 years ही एक्सप्लेन दिस। तो उसने क्या दिया, ही प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट शुड बी सीन एज ए वेव। ऑर्बिट में जो है उसको एज ए वेव देखना है हमें, सिमिलर टू द वेव इन द स्ट्रिंग लीड्स टू द स्टैंडिंग वेव। हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स में, किसी स्ट्रिंग में हम जर्क देते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं, सबके लिए नहीं बनती, नोट्स एंटी नोट्स में डिवाइड हो जाता है पूरा लेंथ। तो वैसे इसमें भी उसने बोला, तो सिमिलर टू द वेव्स इन द स्ट्रिंग लीड्स टू द स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी रेडिएट नहीं होती, कन्फाइन हो जाती है उस स्पेस में। वेव्स ओनली दोज वेव सर्वाइव्स विच हैव द नोट्स एट द एंड में, जैसे रोप में ऐसा ना, तो वही वेव सर्वाइव होती है जो एंड में, जो फिक्स एंड होता है वहां पे नोड बन जाए और यहाँ पर भी नोड बने, तो वो सर्वाइव होती है। ऐसे इसमें भी उसने बोला कि वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे जिसकी जो सरकमफ्रेंस है ये 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। लैम्डा का एन होना चाहिए, 1 2 3 4। तो एक वेव कितनी बने, तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव बन गई, फिर दूसरी वेव बन गई, तो जिसमें फुल वेव बनेंगी वही सरवाइव करेंगी, वही ऑर्बिट सरवाइव करती, वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसमें फुल वेव्स बन जाए जिस सरकमफ्रेंस में, है ना। तो नोट्स बन जाएंगे, सब नोट्स एंटी नोट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, नोट्स, इसको एंटी नोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसका क्या स्टेटमेंट था, सरकमफ्रेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यहाँ से स्टार्ट करना तुम डेरिवेशन, यहाँ से स्टार्ट करना, वो इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा तुम्हारे उसके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऐसा लिखो कि फॉर सिमिलरली भी कट कर दो, फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द nth सर्कुलर ऑर्बिट of radius rn, length of the circumference should be integral multiple of full de Broglie wavelength. Circumference कितनी हो गई, 2 pi r, और de Broglie wavelength का n, n means full number 1 2 3 4। तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, नहीं लैम्डा की वैल्यू, de Broglie wavelength की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज de Broglie wavelength फ्रॉम de Broglie wavelength का जो रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये पुट कर दो यहाँ पर, एच अपॉन एम वी पुट कर दिया, तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। वी को इधर ले आओ,
और 2 पाई को नीचे भेज दो, तो MVR एंगुलर मोमेंटम हो गया इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सेकेंड पोस्टुलेट, क्लियर? तो ये बोर्ड्स में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, तो कितने डीप थिंकिंग है उसको, है ना, कि किस तरह से उसने रिलेट किया और ये प्रूव किया, उसने प्रूव करके दिखाया सेकंड पोस्टुलेट। तो स्टेशनरी वेव से एनर्जी कन्फाइन हो जाती है, इसलिए रेडिएट नहीं करते वो। स्टेशनरी ऑर्बिट्स में नोड्स एंटी नोड्स बन जाते हैं, उसको वेव जैसा देखना है, उसको इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं देखना है ऑर्बिट के अंदर। गेटिंग इट? तो ये डायग्राम तुमने कई बार देखा होगा, बट यू मे नॉट बी नोइंग कि ये स्टेशनरी वेव्स का है ना। तो एक वेवलेंथ यहाँ तक है, तो लैम्डा 1 वेव लैम्डा, है ना। स्टेशनरी वेव्स में ऊपर नीचे से वाइब्रेट करती है, अपनी जगह नोट्स बनाते हैं ऐसे। ऑलराइट, ये डेरिवेशन आ सकता है बोर्ड की हमेशा। इसमें सम ऑफ द क्वेश्चंस आई वांट टू गिव यू हिंट, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कर रहे, बट उसमें यू शुड हैव द आइडिया हाउ टू टैकल देम, है ना। नेक्स्ट मंडे विल हैव द टेस्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग डी ब्रोगली वेव, इससे पिछले वाला चैप्टर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या है, डी ब्रोगली वेव एंड दैट ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड डी ब्रोगली वेव, रेडिएशन एंड मैटर। देखो ये हो, इसमें थ्योरी पार्ट इज ओवर, बट मैं एक थोड़ी थोड़ी हिंट दे दूं, तो अगर यू शुड हैव सम आइडिया टू डू दैट। देखो डिफरेंस ऑफ एनर्जी दी हुई है दोस्त, difference of 2.3 eV separates two energy levels in atom. What is the frequency of radiation emitted when atom makes a transition from upper to lower? What is third postulate? H nu HF is equal to difference of energy. Delta E is equal to HF. कितनी एनर्जी डिफरेंस दिया? 2.3 EV में है, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ जाएगी, एच की वैल्यू पुट कर देना, है ना। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला ही तो है ना ये, एनर्जी ऑफ फोटोन हमने देखी थी, E इक्वल टू HF which is H is equal to C by lambda, I mean E is equal to C by, तो वही लॉजिक यहाँ भी है, वही पॉइंट्स। थर्ड पोस्टुलेट ये भी वही है, hydrogen atom initially in the ground state absorb the photons which excited to the n is equal to 4 level, determine the wavelength। तो 1 and 4 का डिफरेंस निकालना पड़ेगा तुम्हें। 4 का कितना था? 0.85 था, माइनस माइनस 13.6 EV, तो ये तुम्हें आ जाएगा, आई थिंक कितना आएगा, 12.75 EV आ जाएगा, इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। निकाल लेना। 4 का भी टेबल हमने देखी थी ना, फोर्थ ऑर्बिट में 0.85 समथिंग बन जाए, तो ये देख लेना उसको। तो ये अपना हो गया। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 12.9। देखो 12.9 में क्या बोल रहा है कि 12.5 EV इलेक्ट्रॉन बीम इज bombarded used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted? तो देखो अभी हमने एनर्जी डिफरेंस देखे थे, तो फर्स्ट एंड सेकंड का कितना, 1 एंड थर्ड का देखते कितना डिफरेंस आ रहा है। 1 एंड थर्ड का 12.09 आ रहा है, बिकॉज इसका तो हमें पता है कि कितना आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.2 कुछ आएगा, और ये 12 है ना। तो सीधे 1 एंड 3 का डिफरेंस देखा 12.09, फिर 1 एंड 4 का भी देख लिया, ये वाला 12.75, इनके बीच में है। देखो एनर्जी 12.5 है ना, इनके बीच में यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ तक नहीं जा पाएगा,
इट विल बी गोइंग आइदर टू दिस आर टू दिस, फिर वहां से रिटर्न आएगा, या तो स्टेप में आ सकता है या ऐसे आ सकता है। तो कौन सी सीरीज मिलेगी हमें? फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो लाइमन सीरीज मिलती है हमें, नहीं, हाँ लाइमन सीरीज मिलेगी। सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो बामर सीरीज मिलेगी। देखो लाइमन सीरीज में 103 नैनोमीटर का मिलेगा। लाइमन सीरीज में दो तरह से मिल सकता है, तो दो स्टेप, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ आएगा, तो ये तुम्हारा होगा कम एनर्जी। एनर्जी इसमें जो है कितनी, वेवलेंथ इसका ज्यादा रहेगा, इसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ कम रहेगा इनवर्स। तो ये तुम्हारी लाइमन सीरीज मिलेगी 122 की, ये मिलेगी। और डायरेक्ट अगर आ गया तो 103 की मिलेगी। बामर सीरीज में एक ही मिलेगी बस, 656। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा, बस ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी डिफरेंस है कौन से ऑर्बिट में एक्साइट हो जाएगा। तो थर्ड में पहुंच के डायरेक्ट नीचे आ सकता है, या इनडायरेक्ट दो स्टेप में नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आएगा तो बामर सीरीज, और यहाँ पे आएगा तो लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की दो मिल जाएंगी तुम्हें, है ना। तो इसमें एक और पॉइंट बताऊं तुम्हें, तो कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन विल जंप टू n is equal to 3। तो नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक फार्मूला होता है, n is equal to n-1/2। कौन से में गया? थर्ड में गया। थर्ड 3 - 2/2, तीन सीरीज मिल रही है। एक तो ये डायरेक्ट आ रहा है, और एक ये आ रहा है, एक आ रहा है। तो तुम्हें अगर n पता लग जाए ना, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तुम निकाल सकते हो इजिली, है ना। ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। देखो, in accordance with the Bohr's model, find the quantum number that characterizes the Earth revolution around the sun in orbit of radius so and so। स्पीड इतनी दी है, मास अर्थ का दिया है, तो ये अर्थ है, ये सन है, इसकी चारों तरफ घूम रही। तो एन निकालना है, तो इसको बोर्स मॉडल एज्यूम करके एन निकाल सकते हैं। एम वी आर इज एन एच अपन 2 पाए, एन निकालना है ना। तो एन को एक तरफ कर लो, बाकी इस पर भेज दो। तो सारी वैल्यूज दी है। देखो, मास ऑफ द अर्थ दिया है, वेलोसिटी स्पीड दी है, रेडियस दिया है, 2 पाई हमें कांस्टेंट पता है। तो यहाँ से कितना आएगा? 2.6 इंटू 10⁻74। बहुत हाई वैल्यू आ रही, 2.6 इंटू 10⁻74, क्योंकि इसका ही 10⁻−36 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -34 जाके +34 हो जाएगा। इनके भी पावर है काफी, तो ये बहुत हाई क्वांटम नंबर आता है इसका, अर्थ का, बोर्स मॉडल से रिलेट करेंगे तो। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दिया मैंने, ये भी कैंसिल कर दिया। ये एक क्वेश्चन रह गया बस। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मास का देखो, ये क्वेश्चन, मास अगर हमने चेंज किया तो कैसे चेंज होगा? देखो, obtain the first Bohr's radius and the ground state energy of the muonic hydrogen atom, that is an atom in which negatively charged muon, mu of the mass, this much times of the mass of electron is orbits around the proton। मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं ऑर्बिट कर रहा है, म्यूऑन ऑर्बिट कर रहा है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन से 207 टाइम्स है। तो रेडियस में मास नीचे आया था, हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था। तो 207, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती? इतनी होती। 207 से डिवाइड करके सॉल्व करके देखो, तो 2.56 इंटू 10⁻13 मीटर आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। और एनर्जी में मास ऊपर आया था, एनर्जी का फार्मूला देखेंगे, मास इज इन न्यूमरेटर। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है हटा के हमें म्यूऑन का मास पुट करना, 207 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू तो पुट कर दी गई थी, बट ओनली 207 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एनर्जी इतनी हो जाएगी 10⁻³ के ऑर्डर के, किलो में लिख सकते हैं, -2.8 किलो ईवी।
ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए अच्छा हो सकता है अभी तक किसी पेपर में, बस तुम्हें एम की पोजीशन पता होनी चाहिए, न्यूमरेटर में या वेलोसिटी में तो एम होता ही नहीं, वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी में इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ एम, ठीक है। एनर्जी एंड रेडियस में, एक रेडियस में नीचे है, इसमें ऊपर है, तो दैट मेनी टाइम्स इट विल चेंज, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज डन। नाउ वी आर लेफ्ट विद द 2 चैप्टर्स, लास्ट 2 चैप्टर्स में पहुंच गए हैं, तो we'll start the next chapter in the next class. All right. Yes, sir. Okay, shall I end it now? Thank you. Yes, sir. कुछ पूछना तो नहीं है? चलो No, sir.